नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से फार्मेसी ज्ञान चैनल में। आज हम देखने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर 1 पार्ट ए। ठीक, पहले आज हम पार्ट ए देखेंगे, उसके बाद हम पार्ट बी में जो बचा हुआ टॉपिक रहेगा उसको हम देख लेंगे। तो आज के लेक्चर में हम कौन कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं देख लीजिए। टॉपिक अपना है इंट्रोडक्शन एंड स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, यानी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का स्कोप देखना है, ऑब्जेक्टिव देखना है और इंट्रोडक्शन देखना है। ठीक, अगला अपना टॉपिक रहने वाला है क्लासिफिकेशन ऑफ ईरर, यानी ईरर क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन क्या है ये देखेंगे। अगला टॉपिक होने वाला है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी प्रिसीजन क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे। फिर उसके बाद है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। अगला टॉपिक है इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकल्स में इम्प्योरिटी क्या होती है, इम्प्योरिटी मतलब होता है अशुद्ध, अशुद्ध चीज़ें क्या होती हैं इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक, तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। पहला देखिए अपना इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। इंट्रोडक्शन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में क्या हम देखेंगे कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या होती है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, उसका परिचय क्या है। ठीक, देखिए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री औषधिक रसायन या केमिकल सब्सटेंस यानी केमिकल साइंस की वह शाखा है। किसकी है, औषधि रसायन की या केमिकल साइंस यानी रासायनिक विज्ञान की वह शाखा है जो दवाओं को अध्ययन से संबंधित होती है। यानी दवाओं के अध्ययन, जो भी दवा के बारे में इंफॉर्मेशन होती है उसके स्टडी के बारे में बात करते हैं। उसमें किसके बारे में, किसके लिए बात करते हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। ठीक, इस विषय में ड्रग डेवलपमेंट यानी दवा का विकास होना विस्तृत अध्ययन किया जाता है, उसके बारे में गहन अध्ययन किया जाता है, अच्छे से उसके बारे में जाना जाता है। ठीक, ड्रग डेवलपमेंट क्या होता है, ड्रग डेवलपमेंट का अर्थ है नई दवाओं की खोज यानी डिस्कवरी, ड्रग डिस्कवरी यानी तैयार करना, यानी उसको डेवलपमेंट करना, साथ ही उसको जांचना, उसकी टेस्ट करना और रोगियों के लिए उपलब्ध कराना। ये क्या होता है, ड्रग डेवलपमेंट होता है। ड्रग डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा, ड्रग की डिस्कवरी करना, ड्रग का डेवलपमेंट करना और ड्रग की टेस्टिंग करना और रोगियों के लिए उपलब्ध कराना। ठीक, आगे है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में शामिल मुख्य अध्ययन क्षेत्र, जैसे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में दवाओं से संबंधित निम्न प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ड्रग डिस्कवरी यानी दवाओं की खोज, नई केमिकल सब्सटेंस की पहचान जो कि डिजीज के उपचार में होती है। ठीक, डिजीज के उपचार में उपयोगी होती हैं। देखिए ड्रग डिलीवरी दवा की आपूर्ति, दवा को शरीर के अंदर सही स्थान, सही मात्रा, सही समय पर पहुंचाने की प्रक्रिया है। ड्रग डिलीवरी मतलब क्या हो गई कि दवा आपके बॉडी में, आपके शरीर में सही समय पर, सही मात्रा में और सही स्थान पर पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है, जो तरीका होता है, उसको हम ड्रग डिलीवरी बोल लेते हैं। ठीक, ड्रग डिस्कवरी क्या होती है, यानी दवाओं की खोज करना, पहचान करना कि जो कि वो बीमारी को ठीक करे। और ड्रग डिलीवरी क्या होती है, सही समय पर सही मात्रा में दवा को बॉडी के अंदर पहुंचाना, क्या होता है, ड्रग डिलीवरी। उदाहरण के लिए टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन, सिरप, ये सब क्या होते हैं, ड्रग डिलीवरी के मेथड हो सकते हैं। ठीक, यानी पहुंचाने के तरीके हो सकते हैं बॉडी के अंदर कोई भी दवा को। अगर है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, देखिए दवा को शरीर में प्रवेश कर ब्लड सर्कुलेशन में जाना, अधिकतर ये प्रक्रिया इंटेस्टाइन के माध्यम से होती है। यानी दवा जब आप खाते हैं आपकी बॉडी में जाता है और उसके बाद वो क्या होती है, डिसइंटीग्रेट यानी टूट जाती है। टूटने के बाद वो अब्जॉर्ब हो जाती है। एब्जॉर्ब हो जाती है मतलब वो आपके ब्लड सर्कुलेशन तक पहुंच जाती है, आपके ब्लड में पहुंच जाएगी और फिर वहाँ से क्या होगा, पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगी। तो ब्लड तक पहुँचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अब एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ठीक, आगे आगे हम देखने वाले हैं मेटाबॉलिज्म यानी उपचय क्या होते हैं। मेटाबॉलिज्म में शरीर के अंदर की केमिकल परिवर्तन या मुख्य कार्य इसका जो होता है लीवर में होता है। उपचय मतलब मेटाबॉलिज्म में इसका मुख्य कार्य कहाँ होता है, लीवर में। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अध्ययन कार्य क्षेत्र में क्योर्स और रेमेडीज यानी विभिन्न रोगों के उपचार में होता है। एनालिटिकल टेक्निक में होता है, यानी दवा की गुणवत्ता और प्योरिटी यानी शुद्धता को जाँच करने में होता है। फार्माकोलॉजिकल दवा का शरीर पर प्रभाव, क्वालिटी एश्योरेंस दवा को गुणवत्ता को बनाए रखना। ड्रग केमिस्ट्री यानी दवाओं की केमिकल स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी का अध्ययन करना। ये सब क्या होते हैं, मेटाबॉलिज्म के माध्यम से की जाती हैं। क्या क्या की जाती हैं आप देख लिए हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में क्योर्स, बीमारी को ठीक करने में और उसकी क्वालिटी और प्योरिटी चेक करने में, और दवा का जो शरीर पर प्रभाव पड़ेगा उसको चेक करने में, और क्वालिटी जो भी दवा की गुणवत्ता है उसको चेक करने में, फिर साथ ही दवा की जो भी केमिकल प्रॉपर्टी होती है, जो भी स्ट्रक्चर होता है उसको पता करने में। ये सब चीज़ें हम मेटाबॉलिज्म के माध्यम से करते हैं। ठीक, यानी आगे है कैरियर इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, यानी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में कैरियर क्या है। कैरियर का मतलब होता है कि आप फार्मास्यूटिकल अगर केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं, आपकी लाइफ में क्या आपका स्कोप होगा। ठीक, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ने के बाद देखिए, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ने के बाद विद्यार्थी निम्नलिखित में करियर बना सकते हैं, जैसे ड्रग डेवलपमेंट, आप दवा की खोज कर सकते हैं, दवा को डेवलपमेंट कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में काम कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम कर सकते हैं, रिसर्च फैसिलिटी में काम कर सकते हैं कि जहाँ पे रिसर्च होती हैं। ठीक, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की शाखाएं देख लीजिए, इसकी कुछ ब्रांचेज हैं। फार्मास्यूटिकल की केमिस्ट्री की आगे शाखाएं विभाजित किए गए, जैसे पहला फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहला क्या है, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की वह शाखा जिसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब होते हैं अकार्बनिक
यौगिक, ठीक, का अध्ययन किया जाता है। ड्रग की प्रिपरेशन में स्टैंडर्ड ऑफ प्योरिटी यानी जो शुद्धता है उसको बनाए रखने में, उसके स्टैंडर्ड में, लिमिट टेस्ट अशुद्धियों की सीमा की जांच करने में यानी उसमें कितनी अशुद्ध पदार्थ मिले हुए हैं, फिर साथ ही साथ क्वालिटी डिटर्मिनेशन में यानी गुणवत्ता को निर्धारण करने में, स्टोरेज कंडीशन और भंडारण की शर्तें में यानी आपकी क्या स्टोरेज होगी, आप दवा जो बनाएंगे कि उसको कैसे स्टोर रखना है, ये सब चीज़ें भी हम फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत देखते हैं। ठीक, आगे है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता है, यह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुख्य शाखा है जिसमें ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का अध्ययन किया जाता है। देखिए उसमें अकार्बनिक कार्बन यानी अकार्बनिक यौगिक थे, ठीक, जबकि इसमें क्या है, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होते हैं। इसमें शामिल होते हैं ऑर्गेनिक ड्रग्स की, इसमें क्या होता है, प्रिपरेशन, स्ट्रक्चर और रिएक्शन, ये सब चीज़ों के बारे में हम इसके अध्ययन करते हैं। ठीक, आगे है फार्मास्यूटिकल एनालिटिकल केमिस्ट्री, यानी यह शाखा ड्रग की तथा पदार्थों के यानी कंपोजिशन की तरह स्ट्रक्चर की भी जानकारी प्राप्त करने में संबंधित हो, यानी दवा की क्या क्या उसकी कंपोजिशन यानी किससे किससे मिलकर बना हुआ है, उसकी दवा की जो भी केमिकल उसका स्ट्रक्चर क्या है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करता है, यानी जानकारी प्राप्त देता है। ठीक, इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन करना यानी प्राप्त करना, प्रोसेस प्रसंस्करण में और कम्युनिकेट प्रस्तुति में, यानी जो भी प्रोसेस है, जो भी तरीका है, उस तरीके को पता किया जाता है इसमें फार्मास्यूटिकल एनालिटिकल केमिस्ट्री में कि कोई भी मेडिसिन जो बना रहे हैं उसका प्रोसेस, उसका तरीका क्या होना चाहिए। ठीक, आगे फार्मास्यूटिकल फिजिकल केमिस्ट्री, यह शाखा फिजिक्स केमिस्ट्री के सिद्धांतों को फार्मेसी में लागू करती है। इसके अध्ययन होता है कि ड्रग सोलेबिलिटी यानी ड्रग सोलेबल है कि नहीं, पानी में घुलनशील है कि नहीं, स्टेबिलिटी है कि नहीं यानी दो दवा बना रहे हैं वो स्टेबल है कि नहीं, और रिएक्शन रेट, उसका रिएक्शन रेट क्या है। ठीक, ये सब चीज़ें किसमें पता चलती है, फार्मास्यूटिकल फिजिकल केमिस्ट्री में। अगला अपना है फार्मास्यूटिकल फाइटोकेमिस्ट्री, यह शाखा फाइटोकेमिकल का अध्ययन करती है, यानी फाइटोकेमिकल वो केमिकल होते हैं जो प्लांट से प्राप्त होते हैं, उन्हीं से केमिकल को क्या कहते हैं, फाइटोकेमिकल, यानी प्लांट से मिलने वाले जो भी केमिकल हैं उसके बारे में जब अध्ययन किया जाता है उसे फार्मास्यूटिकल फाइटोकेमिस्ट्री कहा जाता है। उदाहरण के लिए एल्कोलाइड, ग्लाइकोसाइड, टैनिन। जैसे एल्कोलाइड में हम जानते हैं बेलाडोना जो धतूरा होता है उसमें क्या होता है, एल्कोलाइड हमारी नर्वस सिस्टम को इफेक्ट कर देता है। ठीक, उसके बाद ग्लाइकोसाइड है टैनिन से। ठीक, अगले है फार्मास्यूटिकल मेडिसिनल केमिस्ट्री, यानी वह शाखा ड्रग की डिस्कवरी और उसकी दवा को डिजाइन करना, ड्रग का डेवलपमेंट करना। फार्माकोलॉजिकल और एनालिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स से समझे। फार्माकोलॉजिकल का मतलब वो होता है कि आपकी बॉडी पे कैसे इफेक्ट कर रहा है, आपकी बॉडी पे कैसे काम कर रहा है, वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है। और एनालिटिकल मतलब होता है कि जो दवा का जो तरीका है, जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन होते हैं जो भी किसी दो केमिकल में, तो ये चीज़ें जो होती हैं ये एनालिटिकल होती हैं। ठीक, और फार्माकोलॉजिकल जो दवा हमारी बॉडी के साथ जो रिएक्शन करता है वो क्या होती है, फार्माकोलॉजिकल होती है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। आगे है फार्मास्यूटिकल बायोकेमिस्ट्री, यह शाखा का अध्ययन शरीर के अंदर मौजूद मॉलिक्यूल्स दवाओं के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। यानी बायो के साथ क्या हो, कोई भी दवा जो भी हो वो क्या हमारी बॉडी लिविंग ऑर्गेनिम्स के साथ कैसे काम कर रही है उसे कहते हैं बायोकेमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल बायोकेमिस्ट्री। इसके बाद इसका आप एक सेकेंड ईयर में पूरा सब्जेक्ट ही पढ़ेंगे, उसका सब्जेक्ट का नाम ही है बायोकेमिस्ट्री। ठीक, आगे हम देखेंगे स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का स्कोप क्या क्या है। ठीक, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एक ऐसा विज्ञान है जो दवाओं के विकास के लिए अन्य वैज्ञानिक विषयों के साथ मिलकर काम करता है। यह विषय स्टिमुलेटिंग डिसिप्लिन यानी ऐसे क्षेत्र में जो कई वैज्ञानिक शाखाओं को आपस में जोड़ता है और नई दवाओं का विकास को आगे बढ़ाता है, उसके साथ क्या करता है, काम करता है। ठीक, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में नई दवाओं बनाने के लिए माइक्रोबायोलॉजिस्ट, थियोरेटिकल केमिस्ट एंड फार्माकोलॉजिस्ट, टैक्सिकोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट एंड बायोफार्मासिस्ट जैसे विषय का सहायक के साथ सहयोग किया जाता है। ठीक, इस सहयोग में दवा के रोगाणुओं का प्रभाव, शरीर पर असर और विषाक्तता, रासायनिक व्यवहार, जैविक प्रक्रिया को सही तरीके से समझा जाता है। यदि किसी विद्यार्थी की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और मेडिसिनल केमिस्ट्री को मजबूत पकड़ है तो इस क्षेत्र में कॉम्पिटिटिव पोजीशन के स्थापित कर क्योंकि दवा उपयोग और रिसर्च में इन विषयों पर अत्यधिक आवश्यकता होती है। ठीक, कहने का मतलब यह है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का जो स्कोप है यानी जो इसका क्षेत्र है, अगर किसी स्टूडेंट को अगर इस क्षेत्र में काम करना है तो उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ साथ मेडिसिनल केमिस्ट्री पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अगर उसकी अच्छी पकड़ है, अच्छी नॉलेज है तो रिसर्च फैसिलिटी में, ठीक, रिसर्च फैसिलिटी में किसके साथ मिलकर माइक्रोबायोलॉजिस्ट के थियोरेटिकल केमिस्ट के साथ, फार्मास्यूटिकल और माइक्रोबायोलॉजी फार्माकोलॉजिस्ट के साथ, टैक्सिकोलॉजिस्ट के साथ, बायोलॉजिस्ट के साथ, बायोफार्मासिस्ट के साथ सहयोग मिलकर नई दवा को बनाने में काम कर सकता है। किसको, नई दवा को बनाएगा। ठीक, और नई दवा को बनाने का काम कर सकता है वैज्ञानिक के क्षेत्र में। ठीक, स्कोप इन इंडस्ट्री में क्या क्या स्कोप होता है, देखिए ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट, दवा को खोज करना और उसका विकास करना। कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन, इसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की सहायता से ड्रग की संरचना का अध्ययन करता है और दवा को क्या दी जाती है, डिजाइन दी जाती है। ठीक, आगे ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री डिवीजन, इस विभाग में ऑर्गेनिक और मेडिसिनल ड्रग की सिंथेसिस और सुधार का काम किया जाता है। ऑर्गेनिक
फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन, इसमें दवाओं को बड़े स्तर पर उत्पादन किया जाता है। ठीक, उसके बाद फार्मास्यूटिकल बल्क ड्रग डिवीजन, इस क्षेत्र में बल्क ड्रग यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का निर्माण किया जाता है। आगे है फार्मास्यूटिकल एनालिटिकल R&D। ठीक, R&D इसका मतलब होता है इसमें दवाओं की क्वालिटी एंड प्योरिटी एंड स्टेबिलिटी की जांच की जाती है। ठीक, R&D का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, फार्मास्यूटिकल एनालिटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसमें दवा की क्वालिटी, प्योरिटी, स्टेबिलिटी की जांच और रिसर्च का काम किया जाता है। ठीक, आगे है ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी इसका उद्देश्य क्या है, हम देख लेंगे। ठीक, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का उद्देश्य आधुनिक चिकित्सक आवश्यकताओं को, वर्तमान स्वास्थ्य समस्याओं को ध्यान में रखते हुए दवा विकास को निरंतर विकसित करना, यानी क्या इसका क्या उद्देश्य क्या है कि नई नई दवाओं को बनाते रहना। उसके बाद क्या है, यह विषय समय के साथ अपग्रेड होता है ताकि नई नई बीमारियों का प्रभावी उपचार संभव हो सके। समय के साथ साथ क्या कर रहे हैं, नई बीमारी को जो आ रही हैं ऐसा इसमें साथ अपग्रेड करें, यानी इसमें ऐसा चीज़ें की संशोधन करें, जो भी दवाएं उनको उसकी जांच करें, जिससे जो नई नई बीमारियां आ रही हैं उसके लिए क्या हो, उपचार संभव हो सके। ठीक, ऐसे आगे क्या है, इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के भीतर फार्मास्यूटिकल से संबंधित सिंथेसिस, यानी कैसे दवा को बनाया जाएगा, आइसोलेशन कैसे दवा को अलग किया जाएगा, प्यूरिफिकेशन कैसे दवा को प्योर किया जाएगा, और करेक्टराइजेशन की गहरी समझ विकसित करना है, जिससे वो दवाओं की पहचान और गुणवत्ता को सही ढंग से समझ सकें। ठीक, जिससे जो अच्छी क्वालिटी की दवा है उसकी पहचान कर सके, उसकी गुणवत्ता को समझ सके। आगे है, इस विषय के माध्यम से स्टूडेंट को केमिकल, ग्लासवेयर एंड एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट को सही सुरक्षित तरीके से संभालने का प्रशिक्षण दिया जाता है, जो लेबोरेटरी कार्य के लिए अत्यधिक आवश्यक है। ठीक, आगे है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का उद्देश्य रिसर्च के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना है ताकि स्टूडेंट और फैकल्टी दोनों रिसर्च एक्टिविटी में सक्रिय रूप से भाग लें। ठीक, आगे इस विषय में केमिकल के सुरक्षित उपयोग पर विशेष ध्यान दिया जाता है और उनके हैजार्डस इफेक्ट, जो भी उसके हैजार्डस इफेक्ट यानी ऐसे इफेक्ट जो हमारी बॉडी पे क्या करते हैं, दुष्प्रभाव पड़ाते हैं, जो नुकसान दे सकते हैं, के प्रति जागरूक विकसित की जाती है, जिससे लेबोरेटरी में दुर्घटना से बचा जा सके। आगे अत्यंत यह विषय छात्रों को फार्मास्यूटिकल, केमिकल और बायोमेडिकल इंडस्ट्री में केमिस्ट के रूप में कार्य करने योग्य ज्ञान, कौशल और व्यावहारिक समझ प्रदान करता है। यहाँ तक समझ में आया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि लोगों, जो भी स्टूडेंट हैं उनको उनको क्या करना, उनको जो भी केमिकल है उसके बारे में बताना, उसके बारे में अवेयर कराना, उसको कैसे बनाया जाएगा, उसको कैसे अलग किया जाएगा, कैसे उसको प्योर किया जाएगा। ठीक, साथ ही जो भी नई बीमारियां आ रही हैं केमिकल के साथ रिसर्च करना है, केमिकल के साथ प्रयोग करना है, जिससे जो नई बीमारियां आ रही हैं उसके लिए उपचार किया जा सके। ठीक, और क्या होगा, जो भी स्टूडेंट हैं उनको केमिकल को, ग्लासवेयर को, एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट को कैसे हैंडल करना है, कैसे अच्छे से संभालना है, टूटने न पाए, गिरने न पाए। ठीक, ये सब चीज़ें के बारे में उनको प्रशिक्षण देना है। ठीक, उसके साथ ही जो भी फैकल्टी हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, उनको रिसर्च यानी उनको ऐसा वातावरण दें ताकि वो क्या करेंगे, वो डेवलपमेंट नई दवाओं की खोज कर सकेंगे। ठीक, ये सब चीज़ें क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव था हमारा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का। आगे क्लासिफिकेशन ऑफ ईरर। ईरर का क्लासिफिकेशन समझ लीजिए। एनालिटिकल केमिस्ट्री में ईरर का अर्थ ऑब्जर्व वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच का अंतर है, यानी कोई ऐसी वैल्यू, जैसे मान लीजिए आप 100 मीटर का कोई एक रेस था। ठीक, 100 मीटर का रेस था और आपने क्या किया, आपने 100 मीटर का रेस था, आपने कहा कि हम इसको एग्जैक्ट कितने 4 मिनट में कंप्लीट करना है। कितने मिनट में, 4 मिनट में, ना 1 सेकंड ज़्यादा ना 1 सेकंड कम। तो जो 4 मिनट है वो हमारा क्या है, ट्रू वैल्यू। और मान लीजिए किसी ने 4 मिनट में उसको कंप्लीट कर लिया। ठीक, और जो दूसरा जो उसको टाइम को देख रहा था, उसने बोला कि नहीं 4 मिनट में नहीं, इसने 4 मिनट 1 सेकंड में कंप्लीट किया। कितने, 4 मिनट 1 सेकंड में। ठीक, तो जो 1 सेकंड है, ये क्या है, ईरर है। ठीक, उसने कंप्लीट तो 4 ही मिनट में किया था, लेकिन आपने देखने में गलती कर दी, आपने देखने में क्या कर दी, गलती कर दी, और आपने क्या बताया कि ये जो आपने ऑब्जर्व किया, जो आपने देखा, वो आपने क्या बताया कि 4 मिनट 1 सेकंड में किया है। तो जो 1 सेकंड है ये अपना क्या होता है, ये अपना होगा ईरर। ठीक, मतलब 4 सेकंड, जो 4 मिनट है ट्रू वैल्यू, और 4 मिनट 1 सेकंड में जो 1 सेकंड है वो क्या होगा, ईरर होगा। ठीक, यही हम देखने वाले हैं। देखिए, प्रैक्टिकल एनालिसिस के दौरान ईरर होना सामान्य बात है, इसलिए इसे समझना बहुत जरूरी है। ईरर्स के मुख्य रूप 2 होते हैं, पहला डिटरमाइन, दूसरा इनडिटरमाइन। पहले देखेंगे डिटरमाइन ईरर क्या होता है। ठीक, देखिए, डिटरमाइन ईरर को सिंथेटिक ईरर या कांस्टेंट ईरर भी कहा जाता है। ये ईरर्स वे होते हैं जिन्हें आइडेंटिफाई किया जा सके, प्रेडिक्ट किया जा सके, यानी इसको पहचाना जा सके और करेक्ट भी किया जा सके। ऐसे ईरर बार बार मेजरमेंट करने पर एक ही डायरेक्शन और लगभग समान मात्रा में आते हैं। उदाहरण के लिए अनकैलिब्रेटेड वेट, यानी वेइंग की जाए, या ब्यूरेट पिपेट्स की कैलिब्रेशन में
में सही कैलिब्रेशन ना हो तो हर बार मेजरमेंट में लगभग वही गलती आएगी। ठीक, कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी वेट को जब नापते हैं तो देखे होंगे दुकानदार जब कोई वेट देता है नाप के तो क्या उसमें ईरर आता है, यानी एक बार नापेगा फिर कुछ टाइम बाद अगर नापेगा तो फिर उसमें देखिए कुछ ना कुछ डिफरेंस आता है। ठीक, क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रही है। तो ये सब चीज़ें की वजह से जो भी डिटरमाइन जो भी आता है वो क्या होंगे, सिस्टमैटिक यानी डिटरमाइन ईरर। ठीक, इसलिए ऐसे मेजरेबल आइडेंटिफाइबल ईरर को सिस्टमैटिक ईरर कहा जाता है। सिस्टमैटिक ईरर के मुख्य प्रकार कितने प्रकार के हो सकते हैं, देखिए पहले सिस्टमैटिक ईरर पहला होगा पर्सनल ईरर। पर्सनल ईरर मतलब यह उस व्यक्ति के कारण होता है जो उसे एनालाइज कर रहा है, जो उसे ऑब्जर्व कर रहा है। केयरलेस के लापरवाही के कारण, इग्नोरेंस है, स्किल की कमी है, इसके कारण ये सब हो सकता है। जैसे मिसनेस को गलत एंगल से पढ़ना, रीडिंग लेते समय ध्यान न देना, इसे ऑपरेटिव ईरर भी कहा जाता है। अगला अपना है इंस्ट्रूमेंटल ईरर। ये ईरर फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट या लो क्वालिटी का इंस्ट्रूमेंट के कारण होता है। जब इक्विपमेंट सही तरीके से काम न करता हो तो रिजल्ट गलत हो आएगा, जैसे अनकैलिब्रेटेड बैलेंस या फॉल्टी प्रेशर गॉज। ठीक, अगला है अपना केमिकल ईरर। केमिकल ईरर क्या होगा, ये ईरर तब आते हैं जब इम्प्योर केमिकल यानी कोई भी अशुद्धि वाले केमिकल कंटामिनेटेड रीजेंट का उपयोग किया जाता है। इम्प्योरिटी रिएक्शन को इंटरप्रेट यानी खराब कर देती है, फाइनल रिजल्ट क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। अगला है कांस्टेंट ईरर। जब मल्टीपल मेजरमेंट में हर बार सेम ईरर आता है उसे कांस्टेंट ईरर कहते हैं। अगर 15 सेंटीमीटर की स्केल वास्तव में 14.8 सेंटीमीटर दिखा रही है तो मेजरमेंट में 0.2 ईरर की क्या आएगी 0.2 सेंटीमीटर का ईरर आएगी। और ये ईरर ऑब्जर्वेशन में समान रहेगा, यानी जितनी बार आप करेंगे उतनी बार ये यही बताएगी। ठीक, अगला है ईरर ड्यू टू मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी मतलब प्रोसेस, कौन सा आप तरीका कौन सा यूज करें उसमें देखिए। एनालिसिस का सबसे गंभीर ईरर मानी जाती है फॉल्टी मेथड, यानी गलत मेथड यूज कर रहे हैं, इसके कारण ही ये ईरर आती है। जैसे को प्रेसिपिटेशन ऑफ इम्प्योरिटी को प्रेसिपिटेट करना है, यानी उसको नीचे सतह पे बनाना है, बैठाना है, या प्रेसिपिटेट ऑफ स्लाइटली सॉल्युबल या इनकम्प्लीट रिएक्शन, या कोई सी रिएक्शन को कंप्लीट नहीं होने दे रहे हैं। अच्छी बात यह है कि ये ईरर डिटेक्टेबल होती हैं और सही मेथड अपनाकर काफ़ी हद तक हटाई जा सकती हैं। ठीक, ये हमारा था डिटर्मिनेंट ईरर। अगला है इनडिटर्मिनेंट ईरर। नाम से ही पता है इनडिटर्मिनेंट यानी इसको हम डिटर्मिनेट नहीं कर सकते, यानी पहचान नहीं सकते हैं। देखिए इन ईरर को रैंडम ईरर या एक्सीडेंटल ईरर भी कहा जाता है। ये ईरर मेजरमेंट के दौरान अचानक उत्पन्न होते हैं और इन्हें पहले से प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। लगभग समान कंडीशन में सेम एनालाइट द्वारा की गई सक्सेसिव मेजरमेंट के छोटे छोटे डिफरेंस दिखाई देते हैं, वही रैंडम ईरर होते हैं। रैंडम ईरर की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं, ये ईरर प्रिडिक्ट या डिटर्मिनेट नहीं किए जा सकते हैं। केयरफुल वर्क और रिपीटेड डिटर्मिनेंट से इन्हें कम किया जा सकता है। ये ईरर मुख्य रूप से प्रिसाइज को इफेक्ट करते हैं, एक्यूरेसी को नहीं। प्रिसाइज को इफेक्ट करते हैं, एक्यूरेसी को नहीं। इसको अभी भी हम आगे देखेंगे कि प्रिसाइज क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होता है। ठीक, एग्जाम्पल ऑफ रैंडम ईरर। रैंडम ईरर के कुछ एग्जाम्पल की बात कर रहा है। देखिए सेम सीरीज ऑफ रिप्लिकेट मेजरमेंट के दौरान टेम्परेचर में हल्का फ्लक्चुएट देखे होंगे। कभी मान लीजिए आप कोई चीज़ लंबाई मान लीजिए, जब देखेंगे कि गर्मी के टाइम पे देखेंगे कि जो स्टील होता है या जो कांच होता है उसकी देखेंगे उसकी जो थिकनेस होती है वो क्या हो नीचे की तरह क्या हो जाती है, बैठ जाती है, यानी मोटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, फ्लक्चुएट, यानी टेम्परेचर के कारण उसमें क्या होता है, फ्लो होता है। ठीक, और जबकि ठंडी में ऐसा नहीं होता है। ठीक, अगर पिपेट या ब्यूरेट से वॉल्यूम निकालते समय स्लाइट वेरिएशन इंस्ट्रूमेंटल अनसर्टेनिटी हो सकता है। और उसके बाद एग्जांपल क्या, एक्सपीरियंस केमिस्ट पिपेट को कॉनिकल फ्लास्क की साइड से लगाकर ड्रेन करता है, लेकिन हर बार ड्रेन करने का टाइम थोड़ा सा अलग हो सकता है, इस कारण डिलीवर्ड वॉल्यूम में वेरिएशन आ सकता है। ठीक, अब देखेंगे हम मेथड टू मिनिमाइज ईरर, यानी ईरर को कम करने की विधियाँ। क्या विधि है, क्या तरीके हैं जिससे हम ईरर को कम कर सकते हैं। ईरर को कम करने के लिए सबसे पहले ईरर के सोर्स और टाइप को सही तरीके से समझना। प्रिडिक्टेबल ईरर को डायरेक्टली करेक्शन द्वारा कम किया जा सकता है। अनप्रिडिक्टेबल ईरर को स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स और गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस अपनाकर कम किया जा सकता है। ईरर को कम करने के प्रमुख तरीके। ठीक, पहला तरीका हम देखने वाले हैं ईरर को कम करने का। पहला इंस्ट्रूमेंटल ईरर। एनालाइज शुरू करने से पहले इक्विपमेंट को पूरी तरह से चेकिंग करना चाहिए, प्रॉपर कैलिब्रेशन करना आवश्यक है और फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट को एक्सपर्ट द्वारा करेक्ट करना और रिप्लेस करना चाहिए। ठीक, जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसको एक्सपर्ट के द्वारा उसको चेक करवाएं और उसको रिप्लेस कर दें। अगला है पर्सनल ईरर। पर्सनल ईरर को कैसे हम कम करेंगे, जैसे पर्सनल ईरर यानी हम जानते हैं खुद की गलती के कारण हो रहा था, तो एनालिसिस केवल स्किल्ड और ट्रेंड पर्सन से कराना चाहिए। रेगुलर रिपोर्टिंग मॉनिटरिंग से इस ईरर को कम किया जा सकता है। ठीक, अगला हम देखेंगे केमिकल ईरर। केमिकल ईरर हम देखे थे अशुद्ध पदार्थ है इसके लिए हो रहा था, तो एनालिसिस के लिए केवल स्टैंडर्ड केमिकल ऑथेंटिक सोर्स से प्राप्त रिएजेंट का उपयोग करना चाहिए। केमिकल की क्वालिटी पीरियोडिकली चेक करना चाहिए, यानी जो उसकी क्वालिटी है यानी कि प्योर होना चाहिए हमारा, उसको हम बार बार उसको चेक करेंगे। ईरर मेथोडोलॉजी में देखे थे गलत मेथड गलत तरीके से हो रहा था, तो करें स्टैंडर्ड मेथड या प्रॉपर रेफरेंस का पालन करना चाहिए। रिएक्शन को कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग आवश्यक है। आगे इनडिटर्मिनेंट ईरर में और क्या, क्योंकि ये
प्रेडिक्टेबल नहीं हो सकते हैं, इसलिए पूरा एनालिसिस पूरा वेल प्लान तरीके से किया जाना चाहिए। एक्यूरेसी प्रिसीजन को इफेक्ट करने वाले सभी फैक्टर का ध्यान रखना चाहिए। तो एक्यूरेसी प्रिसीजन को कौन इफेक्ट करेंगे, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी ना, ये सब क्या होंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सब क्या होंगे, इंडिटरमाइंड एरर को इफेक्ट करने वाले होंगे। ठीक, अब हम देखेंगे एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी को क्या होता है, प्रिसीजन क्या होता है। एक्यूरेसी का अर्थ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू का ट्रू वैल्यू के कितने पास होना, इसे कहते हैं एक्यूरेसी। एब्सोल्यूट एरर होता है, एब्सोल्यूट एरर वह डिफरेंस है जो मेजरमेंट वॉल्यूम और ट्रू वॉल्यूम मोस्ट प्रोबेबल वॉल्यूम वैल्यू के बीच में होता है। एब्सोल्यूट एरर को एक्यूरेसी का मेजर माना जाता है। ठीक, एक्यूरेसी देखिए, एक्यूरेसी का अर्थ किसी एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस से प्राप्त किया गया मेजर्ड वैल्यू, यानी जो भी आप नाप रहे हैं, जो भी आप चेक कर रहे हैं, साथ ही ट्रू वैल्यू एक्चुअल में वो कितना था। ठीक, एक्सेप्टेड वैल्यू के कितने निकट है, यानी जो भी आपका ट्रू वैल्यू था उसके कितने नज़दीक है जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो आप मेजर कर रहे हैं। सरल शब्दों में कहें कि मेजरमेंट जितनी ट्रू वैल्यू के पास होगी, एक्यूरेसी उतना ही अधिक होगी। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में एक्यूरेसी बहुत जरूरी है, क्योंकि ड्रग की सही डोज, पेशेंट की सेफ्टी के लिए और ड्रग की इफेक्टिवनेस के लिए और एक्यूरेसी पर डिपेंड करते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी ड्रग का ट्रू कंटेंट 100 mg है, मान लीजिए किसी दवा का जो कंटेंट है क्या 100 mg है, आपने एनालाइज किया तो 99.8 mg आया, पास आया, तो रिजल्ट ही हाई एक्यूरेट माना जाएगा। लेकिन अगर वो वहाँ पे 99.9 आ गया तो 99.9 mg, ठीक 9 mg आ गया तो ये मोर एक्यूरेट हो जाएगा, यानी ये तब क्या हो जाएगा, लेस एक्यूरेट। एक 99.8 mg लेस एक्यूरेट होगा, अब कौन हो जाएगा 99.9 mg। ठीक, 99.9 mg क्या हो जाएगा, मोर एक्यूरेट हो जाएगा। आगे देखेंगे हम प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या होता है, परिशुद्धता। प्रिसीजन का अर्थ एक ही क्वांटिटी की बार बार मेजरमेंट करने पर रिजल्ट, जो भी प्राप्त रिजल्ट हो आपस में कितने समान है। यानी हम कह रहे हैं कि जो भी रिजल्ट आ रहा है, जो भी हम बार बार, मान लीजिए कोई 100 mg का था ट्रू कंटेंट और जो आपने चेक किया उसमें 99.8 mg का आया, मान लीजिए 4-5 लोगों ने चेक कर दिया और 4-5 लोगों में मान लीजिए 2 लोगों का मान लीजिए 99.8 आ गया और 3 लोगों का अलग अलग आया, तो जो 99.8 जो 2 लोगों का आया है तो क्या होगा, मोर प्रिसाइज भी होगा। क्यों, क्योंकि बार बार मेजरमेंट करने पर जो भी अपना आ रहा है, बार बार मेजरमेंट करने पर जो भी अपना रिजल्ट आ रहा है वो आपस में कितना सेम है, इसके लिए प्रिसीजन को देखा जाता है। ठीक, और जो एक्यूरेसी वो ये देखा जाता है कि जो आप मेजरमेंट कर रहे हैं वो ट्रू वैल्यू के कितना नज़दीक है। इसको क्या कहते हैं, एक्यूरेसी। और मेजरमेंट करने वाले जो रिजल्ट हैं उसमें आपस में बार बार करने पर आपस में कितना वो क्या आपस में कितने सेम आ रहे हैं, कितने समान क्लोज आ रहे हैं, उसमें देखा जाता है, तो होता है प्रिसीजन। ठीक, देखिए प्रिसीजन का अर्थ एक ही क्वांटिटी की बार बार मेजरमेंट करने पर प्राप्त रिजल्ट आपस में कितने समान या क्लोज होते हैं, यह क्या बताती है, प्रिसीजन बताती है। रिजल्ट कितनी बार रिपीट करने पर सेम आता है, मेजरमेंट कितनी रिप्रोड्यूसिबल है। ठीक, प्रिसीजन का ट्रू वैल्यू से डायरेक्ट संबंध नहीं होता है। महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि रिजल्ट प्रिसाइज हो सकता है लेकिन एक्यूरेट नहीं, लेकिन रिजल्ट एक्यूरेट तभी होगा जब प्रिसाइज अच्छी होगी। ठीक, मतलब रिजल्ट प्रिसाइज हो सकता है लेकिन वो जरूरी नहीं है कि एक्यूरेट ही हो, और ऐसा भी हो सकता है कि रिजल्ट जो हो एक्यूरेट तभी होगा या जब प्रिसाइज अच्छी होगी। ठीक, आगे हम देखेंगे डिफरेंस क्या होता है। एक्यूरेसी क्या होता है, ट्रू वैल्यू कितना पास में है, वो क्या होता है एक्यूरेसी। प्रिसीजन क्या होता है, रिजल्ट आपस में कितने पास हैं। ठीक, वो क्या होते हैं प्रिसीजन। अब हम देखेंगे एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के डिफरेंस को दर्शाता है। मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू को डिफरेंस को क्या बताता है, एब्सोल्यूट एरर। या पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव एरर जब मेजरमेंट वैल्यू ज़्यादा हो यानी ट्रू वैल्यू से, और नेगेटिव एरर जब मेजरमेंट वैल्यू क्या हो, ट्रू वैल्यू से कम हो। फार्मूला एब्सोल्यूट एरर बराबर एक्स माइनस टी, जहाँ एक्स क्या है, ऑब्जर्व्ड या मेजर्ड वैल्यू, और टी क्या है, ट्रू या एक्सेप्टेड वैल्यू। ठीक, अब हम देखेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है। स्टैंडर्ड डिविएशन प्रिसीजन का मैथमेटिकल मेजर है। यह बताता है कि वैल्यू मीन वैल्यू से कितनी फैली हुई है। स्टैंडर्ड डिविएशन यानी अगर कम है तो प्रिसीजन ज़्यादा होगा, अगर स्टैंडर्ड डिविएशन ज़्यादा है तो प्रिसीजन कम होगा। फार्मूला के लिए हम देखेंगे एस डी बराबर अंडर रूट सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपान एन माइनस 1, जहाँ एन का नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में एसटी का प्रयोग एनालिटिकल मेथड की रिलायबिलिटी जानने के लिए क्वालिटी कंट्रोल में किया जाता है। अब हम देखेंगे अगला टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देख लीजिए। सिग्निफिकेंट फिगर वे डिजिट्स होते हैं जो मेजरमेंट की प्रिसीजन रिलायबिलिटी को दर्शाते हैं। ये डिजिट बताते हैं कि मेजरमेंट कितनी एक्यूरेट है या ट्रूएस्ट है। सिग्निफिकेंट फिगर का सही नॉलेज कैलकुलेशन में एरर कम करता है, फाइनल रिजल्ट को मीनिंगफुल बनाता है। ठीक, रूल्स, इसके तरीका क्या, रूल क्या होते हैं, नियम क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर को नापने का। पहला है सभी नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक, उदाहरण के लिए 1 2 3 4 से लेकर 9 तक। दूसरा, नॉन जीरो डिजिट के बीच में आने वाले जीरो भी सिग्निफिकेंट होते हैं, यानी किसी 2 नंबर के बीच में अगर कोई जीरो आ गया तो वो क्या है, सिग्निफिकेंट। अगला, डिसिमल पॉइंट के बाद आने वाले एंडिंग जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं। अगर मान लीजिए कहीं दशमलव लग गया और उसके लास्ट में जो उसका
टेलिंग जीरो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अपना सिग्निफिकेंट। ठीक, नॉन सिग्निफिकेंट कौन कौन से होंगे देखिए, अगर किसी डेसिमल पॉइंट के पहले अगर मान लीजिए लीडिंग जीरो हो गया तो वो क्या हो जाएगा, नॉन सिग्निफिकेंट। डेसिमल के बिना एंडिंग जीरो वाले क्या हो जाएंगे, नॉन सिग्निफिकेंट। ठीक, देखिए एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 12.2300 हो, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट, 6। ये कौन सा रूल फॉलो कर रहा है देख लीजिए, ये फॉलो कर रहा है ये वाला। ठीक, कि एंडिंग जीरो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। और इसमें देखिए 0.00011222300, इसमें भी कितने हैं, 6। इसमें कौन कौन से हैं, 1 से लेके यहाँ तक। क्यों, क्योंकि एक तो ए वाला फॉलो कर रहा है, ए वाला अपना, और दूसरा कौन सा फॉलो कर रहा है, ए वाला। ठीक, ए वाला भी फॉलो कर रहा है कि दशमलव के पहले अगर कोई लीडिंग जीरो हो तो नॉन सिग्निफिकेंट, तो मतलब ये जो दशमलव के यहाँ तक हैं ये यहाँ तक के जीरो नॉन सिग्निफिकेंट है। ठीक, और इसमें देख लीजिए, इसमें 4 दिख रहा है, इसमें क्या दिख रहा है, 3। क्यों, क्योंकि दशमलव के पहले जो है इसमें बताया था क्या है, दशमलव के पहले अगर कोई मान लीजिए जीरो है तो क्या है, नॉन सिग्निफिकेंट है। ठीक, क्लियर। इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल देख लीजिए, कुछ अशुद्धियाँ होती हैं। इम्प्योरिटी वे फॉरेन सब्सटेंस होते हैं जो ड्रग की प्योरिटी, क्वालिटी और सेफ्टी को प्रभावित करती हैं। सरल शब्दों में हम कहें तो ड्रग के साथ मिला हुआ कोई अनवांटेड पदार्थ इम्प्योरिटी कहलाता है, यानी ऐसा पदार्थ जिसको हम चाह नहीं रहे थे मिल जाए, लेकिन अचानक अपने आप कैसे भी करके वो मिल गया, किसी भी तरीके से मिल गया, उसे हम क्या कहेंगे, इम्प्योरिटी कहेंगे। फार्मास्यूटिकल इम्प्योरिटी वे अनवांटेड केमिकल्स होते हैं जो एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के साथ रह जाते हैं और फार्मूलेशन स्टोरेज के दौरान बन जाते हैं। बहुत कम मात्रा में भी इम्प्योरिटी ड्रग की इफिकेसी को कम कर सकती हैं, पेशेंट के लिए हार्मफुल हो सकती हैं, यानी पेशेंट को क्या करेंगे, हार्मफुल नुकसान कर देंगी, और साथ ही दवा की जो इफिकेसी है उसको भी की कम कर देंगी। ठीक, आगे देखेंगे सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल, क्या सोर्स है, यानी कहाँ कहाँ से आ सकता है इम्प्योरिटी फार्मास्यूटिकल में। कमर्शियल स्तर पर बनाए गए केमिकल कंपाउंड अलग अलग प्रकार की इम्प्योरिटी पाई जाती हैं, भले उनकी मात्रा बहुत कम क्यों न हो, लेकिन इम्प्योरिटी दवा की क्वालिटी, सेफ्टी और इफिकेसी को प्रभावित कर सकती हैं। फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में समानता पाई जाने वाली इम्प्योरिटी इस प्रकार होती हैं, रॉ मटेरियल से आ सकती हैं, डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं, यानी मॉइस्चर यानी नमी या पानी के कारण हो सकती हैं। पहले हम देखेंगे रॉ मटेरियल जो कच्चा मटेरियल होता है जो हम यूज कर रहे हैं दवा बनाने के लिए, वहाँ से हो सकती हैं। जैसे फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल का उपयोग में लाए जाते हैं तो सिंथेटिक होते हैं या फिर नेचुरल सोर्सेज से होते हैं, जैसे प्लांट से या एनिमल से। इस प्रोसेस के दौरान डिजायर्ड सब्सटेंस के साथ साथ कुछ अनवांटेड सब्सटेंस भी मिल जाते हैं जिन्हें हम इम्प्योरिटी कहते हैं। इसलिए यह हमेशा आवश्यक होता है कि रॉ मटेरियल अधिक प्योर फॉर्म में ही उपयोग किया जाए। ठीक, पहला क्या है, जैसे कॉपर कंपाउंड, यह फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट कॉपर कंपाउंड का बना होता है और रॉ मटेरियल के रूप में कॉपर टर्निंग का उपयोग किया जाता है, तो उसमें आर्सेनिक और आयरन की इम्प्योरिटी पाई जा सकती है। ठीक, अगला है सोडियम कंपाउंड। यह सोडियम कंपाउंड को बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड या रॉक साल्ट का उपयोग किया जाता है, तो उसमें क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम इम्प्योरिटी मौजूद हो सकती हैं। क्लियर। आगे मेथड और द प्रोसेस यूज इन मैन्युफैक्चरिंग, जो तरीका जो प्रोसेस यूज कर रहे हैं उसके दौरान भी इम्प्योरिटी आ सकती हैं। जैसे ड्रग और केमिकल को अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग मेथड और प्रोसेस द्वारा बनाया जाता हो। मैन्युफैक्चर के दौरान कई बार कुछ इम्प्योरिटी प्रोडक्ट को इनकॉर्पोरेट हो जाती हैं, यानी उसके साथ मिक्स हो जाती हैं। कई ड्रग के लिए मल्टी स्टेप सिंथेसिस का उपयोग किया जाता है, जिसमें बीच बीच में इंटरमीडिएट कंपाउंड बनते हैं। मान लीजिए किसी दवा को बनाना है तो उसमें क्या है, बहुत सारे स्टेप हो रहे हैं, तो बीच बीच में क्या हो जाएंगे, कोई दूसरे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी बन जाते हैं। ये इंटरमीडिएट भी फाइनल प्रोडक्ट में इम्प्योरिटी का कारण बन सकते हैं, यानी ये जो इंटरमीडिएट बन रहे हैं फाइनल प्रोडक्ट में भी आ सकते हैं, जिसके कारण वो क्या हो जाएंगे, दवा को इम्प्योर कर देंगे। ठीक, केमिकल प्रोसेस एंड प्लांट मटेरियल एम्प्लॉयड इन द प्रोसेस, यानी ड्रग सिंथेसिस के दौरान कई प्रकार की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस। इन रिएक्शन में विभिन्न सॉल्वेंट और केमिकल का उपयोग किया जाता है। जब ये रिएक्शन आयरन, कॉपर, टिन या एल्युमिनियम वेसल्स में कराई जाती हैं तो वेसल्स की मेटल केमिकल से रिएक्शन करके अनवांटेड रिएक्शन प्रोडक्ट बना देता है, यानी जो बॉटल है, यानी जिस कंटेनर में हम रिएक्शन करा रहे हैं आयरन के, कॉपर के या टिन या एल्युमिनियम के जो भी बर्तन में हम करा रहे हैं, तो क्या हो जाती है, इस बर्तन की जो मेटल होगी वो केमिकल से रिएक्ट करके कोई अनवांटेड प्रोडक्ट बना लेगी। ये रिएक्शन प्रोडक्ट फाइनल ड्रग में इम्प्योरिटी के रूप में मौजूद रहते हैं। इसी कारण फाइनल प्रोडक्ट में आयरन, लेड, हैवी मेटल या कॉपर जैसी इम्प्योरिटी पाई जाती है। आगे का स्टोरेज कंडीशन, यानी हम कहाँ स्टोर करें, इससे भी इम्प्योरिटी आ जा सकती है। जैसे मैन्युफैक्चर के बाद ड्रग को, केमिकल को अलग अलग प्रकार के कंटेनर में स्टोर किया जाता है। स्टोरेज कंटेनर का चेंज सब्सटेंस की नेचुरल बैच साइज, क्वांटिटी पर निर्भर करता है। स्टोरेज के लिए उपयोग होने वाले कंटेनर हो सकते हैं, जैसे प्लास्टिक की, पॉलीथीन की, आयरन की, स्टेनलेस स्टील की, एल्युमिनियम की, कॉपर की। कई बार स्टोरेज सब्सटेंस कंटेनर के मटेरियल के साथ रिएक्ट कर लेता है, जिससे रिएक्शन प्रोडक्ट में इम्प्योरिटी के रूप में ड्रग आ सकते हैं। कुछ रिएक्शन सीधे होते हैं, जबकि कुछ लीचिंग इफेक्ट के कारण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए एल्कली जब सामान ग्लास कंटेनर में रखे जाते हैं तो ग्लास से लेड निकल जाते हैं, और इस प्रकार स्टोर केमिकल आयरन कंटेनर से आयरन निकाल देते हैं। ठीक,
तो क्या हो जाएगा, इसमें आयरन की इम्प्योरिटी आ जाएगी। तो क्या है, स्टोरेज कंडीशन भी हमारा सही होना चाहिए। आगे है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन क्या होगी, देखिए कुछ सब्सटेंस समय के साथ डिकम्पोज यानी टूट जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। डिकम्पोजिशन लाइट के कारण हो सकता है, एयर के कारण, ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण हो सकता है। डिकम्पोजिशन के कारण फाइनल प्रोडक्ट कंटेंट कंटिमिनेट हो जाता है। कई सब्सटेंस खुले रखने पर वाटर क्रिस्टलाइन खो देती हैं, जबकि डिलिक्वेंट सब्सटेंस वातावरण से पानी एब्जॉर्ब करके लिक्विड बन जाती हैं। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते होंगे, देखे होंगे, जो भी बाहर रख दोगे तो क्या करेंगे, वो वायुमंडल से पानी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। जैसे हम देखेंगे चीनी, नमक, ये सब क्या होते हैं, बाहर रखो देखो हवा में, देखो वहाँ से देखो नाम पानी खींच लेंगी और क्या हो जाएंगी, वो लिक्विड के रूप में बन जाएंगी। ठीक, जैसे क्रूड वेजिटेबल्स ड्रग डिकम्पोज के लिए विशेष रूप से अधिक सेंसिटिव होती हैं। एटमॉस्फेयर के संपर्क में आने पर कई ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे एमीन, फिनॉल, पोटेंट ड्रग खराब हो जाते हैं। इनके डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट फाइनल सब्सटेंस में इम्प्योरिटी के रूप में दिखाई देती हैं। ठीक, ये समझ में आया। आगे है इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी का इफेक्ट क्या क्या हो सकता है, देखिए इम्प्योरिटी का ऑलमोस्ट प्योर सब्सटेंस प्राप्त करना बहुत कठिन है, थोड़ी सी मात्रा में इम्प्योरिटी हमेशा मौजूद रहती है। ठीक, इम्प्योरिटी के कारण निम्नलिखित साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इफेक्ट हो सकते हैं। जैसे इम्प्योरिटी अन्य सब्सटेंस के साथ इनकम्पेटिबिलिटी पैदा कर सकती है, दूसरे के सब्सटेंस के साथ कंपेटेबल नहीं होगी और सब्सटेंस को खराब कर देगी। सब्सटेंस की सेल्फ लाइफ कम हो जाएगी, मतलब उसकी खुद की लाइफ कम हो जाएगी, जल्दी खराब हो जाएगा। फार्मूलेशन यूज के दौरान प्रॉब्लम आ सकती है। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी बदल सकती है किसी भी दवा की। थेरेपेटिक इफेक्ट कम हो सकता है, कुछ समय बाद टॉक्सिक इफेक्ट दे सकते हैं, यानी नुकसानदेह होगा बॉडी पे। लिमिट से अधिक होने पर सब्सटेंस इंजीरियस यानी डेंजरस, खराब हो सकता है, यानी क्या हम हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। सब्सटेंस का कलर, ऑर्डर, टेस्ट बदल जाता है। ठीक, ये होते हैं इम्प्योरिटी के कारण। फार्मास्यूटिकल को से बनाने के लिए लिमिट टेस्ट जैसे टेस्ट किए जाते हैं ताकि इम्प्योरिटी को एक्सेप्टेबल लेवल तक कम किया जा सके। ठीक, हाउ टू वी मिनिमाइज फार्मास्यूटिकल इम्प्योरिटी। फार्मास्यूटिकल इम्प्योरिटी को मिनिमाइज कैसे किया जाएगा स्टार्टिंग मटेरियल की प्योरिटी का इवोल्यूशन करना, सिंथेसिस और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इम्प्योरिटी लेवल को मिनिमाइज करना, इम्प्योरिटी की स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन करना और टॉक्सिकोलॉजी स्टडी के लिए इम्प्योरिटी को आइसोलेट और सिंथेसाइज करना। एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और डीपीएस की स्टेबिलिटी यानी ड्रग फार्मास्यूटिकल की स्टेबिलिटी मॉनिटर करना ताकि डिग्रेडेशन प्रोडक्ट डिटेक्ट किया जा सके, और प्रॉपर स्टोरेज स्टेबिलिटी एनालाइज करना। इसी तरीके से हम क्या कहेंगे, ये सब तरीका है जिससे हम क्या कहेंगे, फार्मास्यूटिकल में जो इम्प्योरिटी है उसको हम कम कर सकते हैं। जो हमारे यहाँ पे हम पढ़े थे, जो सोर्स पढ़े थे, इसी सोर्स को हम अगर कंट्रोल करें, इसी को हम सही तरीके से करेंगे तो हमारा जो ये वाला पॉइंट है, हाउ वी कैन मिनिमाइज फार्मास्यूटिकल इम्प्योरिटी, ये वाला पॉइंट सब उसी सोर्स से लिया गया है कि उसमें अगर हम सही तरीके से यूज करेंगे, सही तरीके से काम करेंगे तो यही सब क्या तरीका होगा जिससे हम इम्प्योरिटी को किसी भी फार्मास्यूटिकल के अंतर्गत कंट्रोल किया जा सकता है। तो हमारा पार्ट 1 खत्म हो गया है, पार्ट 1 खत्म हो गया फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का। तो हम अगले चैप्टर में, अगले पार्ट में देखेंगे इसका लिमिट टेस्ट, जो बचा हुआ टॉपिक है लिमिट टेस्ट, उसको देखेंगे। तो लिमिट टेस्ट के आप देखिएगा अगले चैप्टर में, यानी अगले लेक्चर में। ठीक, तो अब हम यहीं ख़त्म करते हैं अपना वीडियो, और काफ़ी टाइम भी हो गया है। और देखते हैं, जैसा कि आप लोग को पता है कि हम यहाँ पे हिंदी इंग्लिश मिक्स में आपको नोट्स देते हैं, क्योंकि डी फार्मा क्या है, बाइलिंगुअल सब्जेक्ट है या बाइलिंगुअल कोर्स है। तो उसमें क्या होगा, आप हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिख सकते हैं। बहुत से लोग यूपी बोर्ड से होते हैं जो कि लिखने में उनको आते हुए भी वो लिख नहीं पाते हैं, यानी उनको पता भी होता है फिर भी वो लिख नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंग्लिश लिखने के चक्कर में वो छोड़ देते हैं, जिसके कारण उनका बैक लगता है, ईयर बैक हो जाता है। ठीक, तो इसकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने क्या किया, आपको हिंदी में भी जो नोट्स है उसको हमने प्रोवाइड किया, जिससे आपको क्या अच्छे से समझ सकें और अच्छे से उसको लिख सकें। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।